प्रॉपर है क्या? हाय गाइस, ऑडियो एंड वीडियो इज गुड, ऑल गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रिवाइव टेस्ट में तो मचा दिया यार। ओह, Hi, यू जॉइन, दैट्स ग्रेट। like हाय, आप वेलकम। हम लोग लेट नहीं होते हैं। ओह दैट्स ग्रेट। मैं तो 2-3 मिनट तो लेट ही होता हूँ हर बार, लेकिन इस बार आई एम ऑन टाइम, है ना बेटा? हाय हाय। नहीं, you're not on time. Like I'm waiting since like past 4 minutes. पास्ट 3 मिनट्स, हाँ 7:03 पे यहाँ पे वो स्टार्ट हो गया था। Wait, आई जस्ट अपडेट इन द टेलीग्राम एंड देन हाँ। let me introduce you. चलो, तब तक आप बच्चों से बात कर लो। अब मैं भी कर देती हूँ। हाय बच्चों, सब जरा थोड़ा आग की तरह फैला दो यार इसको, है ना? सेशन को शेयर कर दो यार फटाफट से एक बार। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? So here we have two teachers, right? Here you have two teachers and welcome. So मेरा सबसे पहला ना, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ ना, तो शायद आप भी ये करते होंगे, सीधा मैं जाके रिएक्शंस बंद करता हूँ। पता नहीं किस तरह की रिएक्शंस देना पसंद करते हैं ये, सारी रिएक्शंस दबाएंगे ये। Okay. Like साउंड I इज, can't text anything. हाँ आई एम एक्सेसिंग ना, मेरे पास है एक्सेस, अभी आप बस बोलते रहो। आई हैव द एक्सेस ऑफ दिस क्लास। चलो भाई, तो अब बच्चों कैसे हैं यार आप सब लोग? मैं जहां तक देख पा रहा हूँ 1200-1300 लोग हैं, बट मुझे तो 4-5 हजार लोग चाहिए होता है यार, यू नो। क्या मॉर्निंग में ही क्लास में आते हैं क्या? रात में सब संडे मना रहे हैं क्या? नहीं, आपने पहले शेयर नहीं किया ना। We were late about the session. आज हाँ, वैसे 2 से 5 राइट, इनका रिव्यू टेस्ट था एंड दे वर बिजी देयर। इनके पास तो वैसे भी टाइम नहीं होता, ये तो वैसे भी बहुत बिजी लोग हैं। बट ठीक है दोस्तों, आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं मैं सबसे पहले बता देता हूं, एंड देन वन बाय वन हम दोनों मिलके आपके सारी क्वेरीज, आपके डाउट्स, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, आपकी कैसे सिलेक्शन में मदद की जा सके, हम सब डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है विशाल तिवारी, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। सो जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन दिया मैंने। सो पहली बार मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए। चलो, सो नाइस। बच्चों मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूं अपने होस्ट तो मैं ही हूं, अपने गेस्ट का जो है नाम क्या है आपका? मिस रक्षिता। ओके गुड। सो शी इज रक्षिता मैम, आप सब लोग जानते हो। यहाँ पे दीदू दीदू भरा पड़ा है बेटा, वीटी सर नाम की भी एक शख्स है यहाँ पे, उनके लिए भी लिख सकते हो आप, है ना? हद हो गई, मतलब लड़कियां देखे नहीं ये फ्लैट हो जाते हैं, मतलब यही तुम्हारी ये दिक्कत है तुम्हारी। देखो, ये तुम डॉक्टर बनना चाहते हो लेकिन गुण है तुम्हारे इंजीनियर वाले हैं, सो ये बदलो, ठीक है? हाँ, सो हाय, हाउ आर यू डूइंग? पहले तो कैसा चल रहा है आपका? आई एम आस्किंग टू माय गेस्ट। Okay, मेरा like या उनका like absolutely good. I guess कि जितने भी लोग हैं उन लोगों ने आज टेस्ट दिया होगा। Basically राइट, revive टेस्ट था and आज चिल्ड्रंस डे भी है। So हाँ। किसका कोई टॉप 100 में है? Anyone like टॉप 100 में कोई for the 100% स्कॉलरशिप वाला चीज? Because मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया है, he is rank 80. ग्रेट ग्रेट। मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, मतलब 700 से ऊपर वाले नंबर आ रहे हैं, बट अभी तक रैंक 1 तो नहीं आया मेरे पास। देखो, रैंक 1 to 100 में तो नहीं है, बट 700 कुछ नंबर्स तो हैं उनके, मतलब 50 वाले हैं। देखो यहाँ पे सर 50 बोल रहे हैं, 50 नंबर तो नहीं है ना? 700 plus marks and they are not in top 100. आई थिंक सो। रुको मैं टेलीग्राम चेक ही कर लेता हूँ ना। Okay, total 800 marks का पेपर था। Okay, got it, got 800 it. यस यस यस। Okay, ठीक है। कोई बात नहीं, लाइक मैंने सबको बोला था जितना भी हो जैसा भी हो अपने एग्जाम में बैठना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना भी होगा अच्छा ही है। 32 रैंक, ओके ग्रेट। 51, अच्छा 51 मार्क्स। नो नो, अच्छे नंबर है 50। अच्छा सुनो, लाइक लेट्स डिस्कस दोस्तों, आप जिस चीज के लिए यहाँ आए हो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्त, आपका जो एम है ना वो नीट 2022 है ना? एक्सपेक्ट ऐसा करके चलते हैं दोस्त, शुरुआत से हम ऐसा मान के चलते हैं कि मई में एग्जाम हो जाएगा, तो अपना तैयारी किसी तरह मार्च तक फिनिश कर देना है, लॉक कर देना है। अप्रैल में वन शॉट रिवीजन और फिर अपने को टेस्ट देना है, इस हिसाब से अपने को पूरा तैयार करना है। इससे पहले कि एक बार हम लोग स्टार्ट करें, मैं हमेशा एक पोल देती हूँ, हाउ इज द जोश वाली। तो इफ यू ठीक है, कैन जोश हाई है, मेरे बच्चों का जोश हाई रहता है यार। विल नॉट डू दिस टाइम, ऑलवेज द जोश इज ऑलवेज हाई। हाँ,
मेरा जोश कम है क्या? मेरा जोश देखिए बच्चे हाई हो जाते हैं, मतलब जोश हाई हो जाता है, हाई तो क्या होंगे, ठीक है। मारने के लिए हो जाते हैं। हाँ 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 राइट। सो नीट 2022 की हम बात करने वाले हैं। देखो बहुत सिंपल और बहुत नॉर्मल वे में बात करेंगे। मैं केमिस्ट्री बताता हूँ, मैम बायोलॉजी बताते हैं, हम दोनों मिलकर फिजिक्स बता देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। सो मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ मैम, है ना। आप मुझे बताना कि व्हाट आर योर इनपुट्स आल्सो एज अ टीचर। जो 3-4 साल मेरी एक्सपीरियंस है, उन सब चीजों को देख के पिछले साल इतने बढ़िया रिजल्ट किस तरह से आए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इस बार उससे भी बेहतर रिजल्ट के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, और मुझे उम्मीद है कि उससे 2 गुना 3 गुना अच्छा रिजल्ट हम देने वाले इस साल। और आ जाओ, देखो केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा, तो माफी चाहूंगा, 2021 का पेपर देख लीजिएगा, नहीं होने वाला है। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। अगर आप केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, सो क्लास 11th क्लास 12th सारा का सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट एनसीईआरटी से हो जाएगा। केवल और केवल आपको क्या करना होता है, एनसीईआरटी की लाइंस समझनी होती है, दैट्स इट। सो हर चैप्टर के एनसीईआरटी लाइंस पढ़ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। एक्स्ट्रा कुछ भी आगे नहीं पढ़ना है, इसमें आता ही नहीं है, और पिछले 7-8 साल से एक बार भी नहीं आया है। I चलिए, want to add one thing here. यस एनसीईआरटी पढ़ने का प्रॉपर तरीका ना तुम लोग इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपना एक चैप्टर उठाओ, जैसे सर की क्लासेस तुमने इनऑर्गेनिक की अटेंड कर ली, उसके बाद पूरी लेक्चर्स खत्म होने के बाद वो लेक्चर्स को, एंड लास्ट में क्या करो तुम लोग, जो भी पूरा आपके पास चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें ना टारगेट ले लो कि ये वाला पेज अब मुझे 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। और 15 से 20 मिनट में उस पेज को कंप्लीट करो, जितनी भी चीजें हाईलाइट उनको हाईलाइट कर लो, और सेकंड पेज करो। सेकंड पेज कंप्लीट होने के बाद वापस से सोचो कि इस फर्स्ट पेज को रिवाइज करना है मुझे, उसमें कौन कौन सी चीजें हाईलाइट करी थी। मतलब तुम लोगों को ना ऐसे होना चाहिए कि सब चीजें एकदम पिक्टोरियल मेमोरी में वो फिक्स हो चुकी हो। एक चीज बिल्कुल एनसीईआरटी को इस तरीके से करते चलना, अपना सामने क्लॉक रखो। मैं हमेशा ऐसे ही करती थी, कभी भी किसी चीज को जल्दी पढ़ने का तरीका यही होता है, सामने क्या किया, क्लॉक रखा, क्लॉक बाद क्या करो, उसमें 15 मिनट फिक्स करो कि इस पेज पे मुझे 15 मिनट देनी है। अब उस पेज पे हर चीज रटने की नहीं होती है, उस चीज पे क्या होता है, कुछ चीजें याद करने की होती है, कुछ चीज सिर्फ रीडिंग लेके निकल जाने की होती है। तो जो याद करने की है उनको हाईलाइट कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना जो पेज है उसको कंप्लीट करो 15 मिनट में, फिर अगली 5 मिनट वापस फर्स्ट पेज को रिवाइज करने की दो, और 5 मिनट ऐसे हर पेज को ऐसे कंप्लीट करते जाओ, और एक साथ पूरी एनसीईआरटी को बैठ के निपटा दो। बाकी सर के मुझे नहीं लगता कुछ हर कोई बोलता है कि वो इतने अच्छे इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो उससे ऊपर कुछ है। ऑर्गेनिक और फिजिकल भी उतना ही अच्छा पढ़ाता हूँ। नहीं, इनऑर्गेनिक अच्छा पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक मैं भी पढ़ा देती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग। ग्रेट ग्रेट। सो देखो बच्चों, पिछले 3 साल से तो यही हो रहा है कि नोट्स के बाहर से नहीं आ रहा है, और किसी के भी, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर एक टीचर का वही वही गेम है, सबके नोट से ही आता है। सो बेसिकली आपको बहुत सारी, आप जो पूछते रहते हो ना बीच में, कौन कौन सी बुक करें, कौन कौन सी क्या कर लें, कौन सी पब्लिकेशन सॉल्व कर लें, ये सब भूल जाइए, ठीक है ना। आप सिंपल एनसीईआरटी से स्टिक हो जाइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, मुझे पूरा ये भरोसा है आप पे कि आप पहली बार में एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे और बंद करके रख देंगे, समझ नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी सब कुछ दिया है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन डिफिकल्ट लैंग्वेज है। सो आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, बेसिकली केमिस्ट्री तो अच्छी है। सो उसके लिए समझने के लिए क्या होता है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी समझने के लिए, इनऑर्गेनिक की बेसिकली एनसीईआरटी समझने के लिए, आपको सबसे पहले मेरे लेक्चर करने हैं, एंड लेक्चर में हर एनसीईआरटी का लाइन मेंशन्ड होगा, लेकिन वो थोड़ा आसान भाषा में मैंने मेंशन किया होता है। सो लेक्चर करने से क्या होगा ना, एनसीईआरटी आपके लिए आसान हो जाएगा, मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सो इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले लेक्चर करने हैं, और मैं आपसे थोड़ा विनती कर रहा हूं कि नोट्स खुद से बनाइएगा, प्लीज डू नॉट से पीपीटी से मत करिए, और लाइब्रेरी मत बनाइए कि फोटो स्टेट करा के रखे जा रहे हैं एंड सो बेटा प्लीज मेक योर नोट्स। जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे बेटा, वो दिमाग में बहुत लंबे समय तक रिटेन नहीं रहेगा। आई थिंक आपका भी वोट यही है। मैं थोड़ा सा इसमें ना एक चेंज करती हूँ, बिकॉज जब मैं पढ़ाती हूँ मुझे पर्सनली क्या लगता है कि हर चीज वो नोट डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं बेसिकली क्या करवाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ पेन कॉपी निकालो, साथ साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ रफली नोट करते रहो, कुछ भी फेयर आउट करके नोट्स मैं तुम लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन कभी भी ऑनलाइन नोट्स को मत पढ़ो, हमेशा अगर पढ़ना है नोट्स को ना ऑफलाइन उसको प्रिंट करवा के निकलो, बिकॉज जब तुम उसको सर्कल करोगे तब उसको हाईलाइट करोगे तो वो नोट्स Right, अलग ही फिक्स होता है दिमाग के अंदर, ठीक है। right.
तो कंप्लीटली आप लोग के ऊपर है। अगर सर की क्लास, कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं पढ़ती थी जब उस टाइम पे, हम लोग के जो फिजिक्स के टीचर थे ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ाते थे। तो अब क्या होता था, मुझे ऐसा होता था सर का सुनूं कि पूरा लिखूं। मैं पिछला लिख रही होती थी, इतने सर आगे कुछ बोल रहे होते थे। तो ये वाला थोड़ा सा टॉपिक जो है ना, मुझे इसीलिए लगता है कि हाफ साथ में लिखते रहो, बिकॉज अगर साथ साथ लिखोगे नहीं तो नहीं होगा। साथ साथ राइट। लिखते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं सर, अगर आपके लिए पॉसिबल है कि कोई बच्चा बहुत सुंदर नोट्स बनाता है, तो उसको बोल दिया करो कि वो आपको नोट्स फॉरवर्ड करे, एंड आप डायरेक्टली जस्ट उसको लाइक टेलीग्राम पे डाल इसमें मेहनत कम होता है। मेरा देखो, मैं फिर अगेन, दिस इज अ गुड ऑप्शन जो मैम ने बताया, बट अगेन माय सजेशन विल बी कांस्टेंट अगेन कि दोस्त खुद से नोट्स बनाना प्लीज, मतलब मेरा ऐसा मानना है। बनाओ, लेकिन लाइक yes, कई बार ना प्रॉब्लम ये होता है कि मिस हो जाता है कोई पॉइंट बीच में। राइट राइट, तो वो तो कोई नहीं ना, हम रिकॉर्डिंग इनको देते हैं, वो ऐड कर लेंगे। जितना पॉसिबल है वो लिखो, समझना नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लिखने के चक्कर में समझना भूल गए आप, समझो सारी चीजों को। अगर उस समय पे नोट नहीं करेगा, थोड़ा खाली जगह छोड़ के फिर आगे वाला नोट डाउन कर लिया। भाई ऑफलाइन क्लासरूम में तो मैं भी तो ऐसे ही करता था ना, कि कोई टीचर मान लीजिए बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, जितना मैं लिख पाया, कोई बात नहीं, आधे घंटे मेरे एक्स्ट्रा लगेंगे, मैं बाकी लेक्चर नोट से लिख लूंगा। बट अगर मेरे लिखे हुए रहेंगे ना, मेरे लिखे हुए रहेंगे, तो जब मैं अगर मान लो 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने बाद भी रिवाइज कर रहा हूं, तो वो बहुत आसानी होता है मेरे को समझने को। जबकि अगर बुकिश लैंग्वेज में, यही चीज हो गई ना कि लाइक ये थोड़ा सा ओपिनियन ना, थोड़ा हर किसी का अपने अपने से वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी मैरो से पढ़ती हूँ, तो जब मैं अपना सामने लेक्चर कर रही होती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे नोट्स होते हैं मेरे मैरो के ऑलरेडी, जो प्रिंटेड फॉर्म में है। तो अब क्या होता है कि जब सर बोल रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा मतलब सर ने एक लाइन बोली, तो मैं उसको कंपैरेटिवली फोकस करती हूँ कि लिखा यहाँ पे हुआ है, नोट्स मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, सर की एक लाइन में रिपीट कर लूँ और मुझे वही के वही याद हो जाए। तो ये सबका अपना अपना है, मुझे नहीं लगता कि हाँ, सो डिपेंड ऑन योर चॉइस। अब यहाँ पे हमारे डिस्कशन से ये बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, जानबूझ के ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए। सो देखो, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हेल्प कर रहा है। देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रेन है अपने पास, है ना। तो कई लोग लेक्चर देखते ही याद हो जाता है उनको खुद लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा पीपीटी सेव कर लेते हैं, अगले रेफरेंस में रिवाइज करते रहते, हो जाता है। कई लोगों का क्या है, देखो मेरे जैसे लोग, जैसे मैं थोड़ा जानबूझ के मेहनत ज्यादा करता हूं, कि मैं हर लेक्चर को मतलब एक लेक्चर अगर मान लो मुझे पढ़ाना है और 3 बार पढ़ाना है, तो मैं 3 बार लिखता हूं। आई नो मैं पीपीटी से पढ़ा के और नोट से पढ़ा के उसको इजी कर सकता हूं, बट अगेन मेरा ये मानना है कि भाई इजी थिंग्स थोड़ा सक्सेस से दूर होती हैं, और डिफिकल्ट थिंग्स थोड़ा सक्सेस के पास होती हैं। इट ऑल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। यस, मेक योर नोट्स, ठीक है। 2 चीजें पता लगी। अच्छा, तीसरी बात जो है मैं कहता हूं कि सबसे पहले लेक्चर करिए, अपने नोट्स आपके पास हो गए, या तो खुद बनाए हो या तो आपने टीचर का ले लिया, और साथ में दोस्त प्लीज डू द पीवाईक्यू। ये कुछ भी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन व्हाट आई ऐड, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको लगेगा अरे कितना शानदार टीचर ने पढ़ाया है, ये तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। एंड देन इफ यू विल रीड द एनसीईआरटी ना, ये 4 ही स्टेप है किसी भी, मुझे लगता है, सक्सेसफुल होने का। मैम प्लीज इनलाइटन अस, इस 4 के अलावा और क्या आप कहना चाहते हो? नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आई डोंट थिंक आप तीसरे वाले को स्किप कर सकते हो। बेसिकली देयर आर 3 ओनली वेज, पीवाईक्यू वगैरह को नहीं, स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हम लोग को थोड़ा सा आइडिया आता है कि कौन सा पॉइंट बेसिकली हम लोग का मिस हो गया। यस, राइट। आप जस्ट एक चीज को अगर रीड करते जा रहे हो ना, तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा पोर्शन पे, कौन से क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो, कौन सा टॉपिक आप गुड, ग्रेट। अब मैं आपको, इससे क्या होगा ना, कि जब आप पीवाईक्यू पहले ही कर लोगे, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको दिखेगा कि अरे यही लाइन से तो पीवाईक्यू था, इसी वाली लाइन से तो पीवाईक्यू था, यही वाली लाइन तो सर ने लेक्चर में बताई थी। सो आपको सब कुछ समराइज हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली पहली बार आप यहां पढ़ते हो, दूसरी बार पढ़ते हो नोट्स बनाते समय, मतलब जब नोट्स बनाते हो तो पढ़ाई है, सो 2 बार हो जाता है। तीसरी बार कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है जब आप पीवाईक्यू करते हो, और द फोर्थ टाइम एक ही चीज को 4 बार पढ़ोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भुला सकता है इसके बाद, ठीक है ना। आप हमेशा के लिए याद रहने जाने वाला चीज है। हाँ, टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर मांगता है ये। कई लोग, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास बच्चे क्या लेके आते हैं कि सर मैं ना एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं सबसे पहले, वो लास्ट स्टेप को पहले स्टेप में लेके चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है। अगर आप शॉर्टकट से जा रहे हो तो फिर हाँ ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद द एंड है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही सवाल आने हैं। बट अगर आप लास्ट स्टेप पे ही जाके सोचते हो सक्सेस मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल। स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
मैम प्लीज गो फॉर द बायोलॉजी ना। हाँ लाइक इसी चीज को एग्जैक्टली फॉलो, कहीं पे भी मतलब इस चीज को ना ऐसे मिस मत करना। जब भी किसी हाँ टीचर से हम लोग किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो अपने को पता होता है कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो फिक्स लाइक इम्पोर्टेंट है, तो टीचर वो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा बता पाएगा। ठीक है, तो राइट। इसीलिए पहले टीचर से जरूर पढ़ना। अब मैं जब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं, मुझे अब दोबारा ना कोचिंग की जरूरत नहीं है और मैं भी करूंगी। अब मेरे पापा बोला था कोचिंग तो लेनी पड़ेगी, वो मेरे पापा की अपनी की थी, पता नहीं क्यों थी, बट नाउ आई फील कि वो बहुत अच्छा पॉइंट वहां पे था। अगर मैं शायद कोचिंग नहीं गई होती तो शायद आज सेलेक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, शायद थोड़ा वॉइस का लैग है, बट वी विल मैनेज, है ना बच्चों, आप मैनेज कर लोगे, आप सब लोग, यू नो देयर इज नो लैग, राइट। चलो मैं एक बार रिफ्रेश ये तो कर लूं। हमने, हाँ राइट, एक बार आप रिफ्रेश भी कर लीजिए। ठीक है, हाँ भाई, हाँ लैग का हम चेक कर लिए, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ दोस्त, मैंने इनऑर्गेनिक की बात यहाँ पे की है अभी, ठीक है ना। अगर आप सोचते हो सेम स्ट्रैटेजी से फिजिकल हो जाएगा, सेम स्ट्रैटेजी से ऑर्गेनिक हो जाएगा, तो अगेन ये दूसरी गलत फहमी होगी आपकी। इससे पहले कि मैं आपको लेके चलूं, मैं सबसे पहले दोस्त फिजिकल केमिस्ट्री पे लेके चलता हूं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप पेन कॉपी निकाल लो प्लीज हाँ प्लीज ना, हाँ और राइट डाउन कर लो, इन चीजों मेरा को भी बिल्कुल वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, तो सब लोग बने रहना, रिफ्रेश कर रहा हूं, 2 मिनट लगेगा। सर आई गेस ठीक रहता है, लाइक कुछ लोगों का ही अटकता है, ओके ये मैंने आप, देखा ठीक है, अपन ने अपनी तरफ से रिफ्रेश कर दिया है, दिस इज द लास्ट ऑप्शन व्हाट वी कैन डू। या 1 सेकेंड ना। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना होता है, अगेन आप इस साल के फिजिकल केमिस्ट्री में 16 सवाल आए थे, ठीक है, 15 15 15 आते हैं, इस बार 16 कर दिया था उन्होंने, मैं 45 की बात कर रहा हूं, 5 ऑप्शनल को छोड़ रहा हूं। तो 16 क्वेश्चन में आप देखोगे तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ के गए होगे, 12th बोर्ड का पढ़ के गए होगे, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो केवल 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ने से हो रहा है, और वो डिटेल स्ट्रैटेजी है, किसी भी टीचर की यूट्यूब पे देख लेना आप, या कहीं भी देख लेना, सब लोग यही बताएंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी केवल पढ़ के जाते हो, इट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। इस बार जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी से था, बट इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तब जाके वहां पे वो सॉल्व होता, फॉर्मूला बेस ही था। अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो दोस्त इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सबसे पहले दोस्त इसमें लेक्चर पढ़ना है, तो आपको क्या होगा, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने वाले टीचर से पढ़िएगा। अगेन लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने वाले टीचर से पढ़िएगा, बिकॉज वो जो फॉर्मूला तो सब बता देंगे, ये जो लेक्चर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिकली ये फॉर्मूला के एप्लीकेशन आपको सिखाए जाते हैं, और फॉर्मूला के एप्लीकेशन अगर आप सीख रहे हो, फॉर्मूला के एप्लीकेशन आप सीख रहे हो, तो यही आपको मार्क्स में और रिजल्ट में हेल्प करेगा, वहां नीट में आपका सही करवाएगा, ठीक है। फॉर्मूला शीट बना लेते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, यूनिट तक याद होती है, बट कहां अप्लाई करना है, कौन सी टर्म्स में उसको अप्लाई करना है, यही नहीं पता होता, ठीक है। एंड मैं अगेन सजेस्ट करूंगा, 10 बुक करने से अच्छा है एक पतली सी सेकेंड हैंड किसी भी कोचिंग की मॉड्यूल ले लीजिए, 200-300-250 रुपए में मिल जाती है। कोचिंग के मॉड्यूल में 10-12 बुक्स का एक निचोड़ दिया होता है, प्लीज डू सॉल्व दैट, ठीक है। आप 10 बुक्स नहीं करने से अच्छा है एक बुक कर लीजिए, वही कोचिंग का मॉड्यूल कर लीजिए। सो प्लीज डू प्रैक्टिस। और मुझे नहीं लगता, अच्छा इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सोने पे सुहागा है। मैं कहता हूं पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो भी सवाल होंगे, और पढ़ने से सवाल देख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेक्चर्स में एनसीईआरटी से एडवांस लेवल पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा ऊपर लेवल पढ़ाया जाता है। मैम व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? या लाइक अगर कोई बुक कर रहा है पर्टिकुलरली तो प्लीज अभी उसको चेंज करने मत बैठ जाना, बिकॉज कुछ हाँ लोग क्या राइट। करेंगे, एमटीजी सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी बुक कर रहे हैं। मैं एक ही चीज बिलीव करती हूँ कि आपको मॉड्यूल है आपके पास, आप मॉड्यूल करो, आपके पास एमटीजी की बुक है, आप एमटीजी की बुक करो। जिस
नाम मार्केट में जिंदगी में सुना है ना, तो इसका मतलब वो काफी सारे बच्चों ने प्रैक्टिस की है, तो इसका मतलब है कि उससे सिलेक्शन लोगों का हुआ है। उसका बुक का नाम अगर मैं जानती हूँ, तुम जानते हो, 4 लोग जानते हैं, यूट्यूब पे कभी नाम सुना है, लेकिन वो एमसीक्यू बुक होनी चाहिए। प्लीज मेक श्योर ऐसा ना हो कि कुछ लोग डीप्स करने लग जाते हैं। दैट बुक इज काइंड ऑफ लाइक मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स बोर्ड्स, राइट? ठीक है, तो डन। वो चीज मत तो करने लग जाना जिसमें थोड़ा सा हाँ, मैम एमसीक्यू ज्यादा है, उस बुक पे सो फोकस। आपको इनऑर्गेनिक का यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आया, फिजिकल कंप्लीट होता हुआ नजर आया, फिजिकल के लिए एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। या अगेन पढ़ते एक हैं तो सोने पे सुहागा होगा। एक और क्राइटेरिया मैं रखती हूँ किसी भी पर्टिकुलर बुक के लिए, वो होता है कि उस बुक में एक चैप्टर के 2 क्वेश्चंस के आसपास रहने चाहिए, 200-250। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एररलेस जैसी बुक लगाते हैं जिसमें 500 क्वेश्चन एक चैप्टर के रहते हैं। जैसे ही वो उस चैप्टर से गो थ्रू होते हैं, उसके बाद उन्हें याद ही नहीं रहता पहला क्वेश्चन क्या था। तो ऐसी बुक अभी भी करने का कोई फायदा नहीं है। इन स्पाइट ऑफ तभी मैंने डूइंग इनको बोला क्वांटिटी, गो फॉर क्वालिटी। तभी मैंने उनको बोला मैं कोशिश करूंगा कि अगर फ्री में कोई कंटेंट अवेलेबल हो, मैम भी और हम भी अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में हम पोस्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका कुछ बच जाएगा टाइम, है ना। मैं इसीलिए बोला मैं कि इनको, अब इनके पास क्या होगा ना, 1000 क्वेश्चन वाली बुक उठा ले आएंगे, जो सबसे मोटी मिलती है ना वो उठा ले आएंगे ये। ठीक है, या बुक के नाम पे कुछ भी इसलिए उठा ले आता है। मैं बस यही बोलूंगी यार, अपना मतलब वो जो 400-500 की कोई किताब आ जाएगी, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट हाँ, की एक एक उठा के ले आओ, 1500-2000 रुपए लेके चले जाओ, 15 जो भी तुम लोग की एक बुक आए, उसके बाद कुछ भी कंट्रोल। आएगा तब। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, अरे नहीं कुछ नहीं, वो हम किसी पब्लिशर का नाम नहीं बोलेंगे, हम इसीलिए बोला था मैंने कंट्रोल। नहीं, मैंने बोला था कि कोई भी अब कोई भी, आए हाँ, लेके आ जाओ तुम लोग। तो उसके राइट। बाद बस ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी बोले कि अब ये बुक कर लो या वो बुक, उसके बाद किसी हाँ, भी हालत में चेंज मत करना। सर मेरा एक सेशन डिलीट हो जाता है, अब मेरे को पता है कि मेरा कितना लॉस हुआ है, मैं वो वाली गलती नहीं करूंगी। ओके, फैंटास्टिक। सो वी हैव डन द इनऑर्गेनिक एंड द फिजिकल पार्ट। सो सबसे बड़ा दर्द जो इनका होता है ना, वो ऑर्गेनिक पार्ट का होता है। सबसे बड़ा हर बच्चों का डर है, हर बच्चों का है, पता नहीं क्या है इसमें। और ऑर्गेनिक में मैं मानता हूं, ऑर्गेनिक में जैसे अपन ने शुरुआत में बच्चों की तरह पढ़ाई करी थी ना, पहले एबीसीडी जेड तक सीखा था, लोअर केस अपर केस, देन ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट, ऐसे सीखा था, राइट। वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप रखने होते हैं, बेबी स्टेप्स रखने होते हैं, तब जाके आप ऑर्गेनिक सीख पाते हो। अभी मैम मैं आपको बताऊं कि 3 लेक्चर लिया मैंने, सुबह 8 बजे मैं इनके लिए जग के लेक्चर ले रहा हूं, है ना, ऑर्गेनिक का, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे अच्छी बात ये पता चली कि उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 5000 से ऊपर लगभग लोग पढ़ रहे हैं। सो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पे पढ़ा दिया, बेसिक्स कंप्लीट करा दिया, मात्र 3 घंटे लिए आपके, जिंदगी के 3 अनमोल घंटे वहां पे दे दीजिए और आपका बहुत बेहतरीन मैं वहां पे करा दूंगा। मतलब आपका हो जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक आपको पहले पूरा 11th बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी 12th के रिएक्शन पार्ट समझ में आएंगे। अगेन मैं कह रहा हूं, एनसीईआरटी उठा के पढ़ना चालू करोगे, नो मीन्स नो, वो वाली बात हो जाएगी। दोस्त मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अगेन वहां पे आपको लेक्चर देखने हैं। एंड इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास इसमें शॉर्ट नोट्स हैं कि नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। मैं केमिस्ट्री जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब खत्म करूंगा ना, तो लगभग लगभग 750-800 रिएक्शंस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स। मेन रिएक्शंस अभी भी 120 ही है, 120 रिएक्शंस अपने को पूरे सिलेबस में पढ़ना होता है, बट उसके एग्जांपल्स के बेसिस पे बेटा 1000 के लगभग पहुंच जाते हैं। सो उतना याद रख पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो वो तभी संभव है जब आप अपने रिएक्शन चार्ट खुद बनाएंगे, और वो खुद बनाने पड़ते हैं कैसे, बट लेक्चर पढ़ा, आपके पास बड़ा वाला नोट्स है, जब आप रिवीजन करोगे ना, उसी चीज को छोटी छोटी पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना होता है। ये रिएक्शन से ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है। और ध्यान रखिए, जो 2019 का ट्रेंड है, जो 2020 का ट्रेंड है, जो 2021 का ट्रेंड है, वो अलग है। पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूछे जाते थे, पहले रिएक्शन के नाम से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूछे जाते थे, अब मैक्सिमम क्वेश्चंस में इंटरमीडिएट पूछे जाते हैं। अगर आप इस बार 15 सवाल को उठाएं तो 12 सवाल केवल नेम रिएक्शन से था। अगर आप इस बार 15 सवाल उठाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो 12 क्वेश्चंस वाज ओनली बेस्ड ऑन नेम रिएक्शन, और आज तक ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब देखिएगा, और उसमें ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूछा था, उसमें इंटरमीडिएट पूछा हुआ था, जनरली क्वेश्चंस में इंटरमीडिएट पूछा था, ठीक है। सो दोस्त, इसमें आपके लेक्चर
अगेन मैं बोलूंगा इसमें प्रैक्टिस का पूरा पूरा गेम होता है। फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक अपने आप याद होता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओगे तब, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, मैं मेरा जो पढ़ाने का थोड़ा ये है, मैं इनको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, जो लोग प्लस वाले हैं उनको बताता हूं। तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने एक एक लेक्चर में इनको 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन केवल क्लास में कराए हैं, एक लेक्चर के अंदर 45। मतलब मैंने इस बार ऐसा बेड़ा उठा लिया है कि भाई कोई भी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन हो आपको नोट्स में मिलेगा। कोई भी आप एबीसी पब्लिकेशन से XYZ पब्लिकेशन उठा लीजिए, वो आपको नोट्स में मिलेगा ही मिलेगा, हर वैरायटी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो मैम इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर? नहीं, लाइक दिस इज नहीं ना, मच इनफ। मच मच मच। ऑर्गेनिक और में बस लास्ट में एक साथ बैठ के अगर एनसीईआरटी की एक रीडिंग लेना चाहो तो यू कैन। हाँ राइट, ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से भी एनसीईआरटी रीडिंग एक बार कर लीजिएगा। अगेन ब्रशअप होता है कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी ब्रशअप हो जाएगा। चलिए मैम, आप बायो के बारे में बताएंगे क्या कुछ? लाइक मैं लिखता हूँ। बायो के अंदर कुछ नहीं है, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है बायो, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या रखना है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, मींस सबसे ज्यादा ठीक है, इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तुमको ध्यान रखना है कि अगर तुम लोगों को वो चैप्टर बहुत आता है, ठीक है, कितना ही अच्छे से तुम लोग को आता है, उस चैप्टर को एक बार माइंड में सोच लो। सभी लोग प्लीज, जो मैं बोल रही हूँ प्लीज एक बार वो करो, जो मैं बोल रही हूँ एक बार इस चीज को कर लेना। क्या सभी लोगों ने वो चैप्टर सोच लिया जो उनको सबसे अच्छा, मैंने लिख भी दिया। सोच लिया? चलो जो चलो ठीक है, हाँ ठीक है, सोच लिया सभी लोगों ने। अब सोचो कि उसमें तुमने क्या क्या किया था, लिखो फटाफट। सबके हाथ में कॉपी होगा, सबके हाथ में पेन कॉपी होगा, लिखो तुम लोग किया था पूरा चैप्टर के लिए। अच्छा, लिख दिया होगा, कोई आई लोग गेस सभी लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी, लिखा होगा कि उन्होंने पहले कोई ह्यूमन एक लेक्चर अटेंड फिजियोलॉजी। किया होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइक एनसीईआरटी बिल्कुल ध्यान से शिद्दत से पढ़ी होगी, और उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। जहां तक मुझे लगता है सम अप यही हुआ होगा तुम लोगों का, और यही दैट्स इट। पता है तुम लोग ना स्ट्रैटेजी ढूंढते घूम रहे हो कि केमिस्ट्री कैसे पढूं, बायो कैसे पढूं, फिजिक्स कैसे पढूं। जो भी चैप्टर तुम लोगों को बेस्ट आता है, किसी भी टेस्ट में जाते हो जाके देख लो, वो जो चैप्टर बेस्ट आता है उसको मैंने कैसे किया था, उसी स्ट्रैटेजी को उठाओ और सभी के सभी चैप्टर्स पे उसको अप्लाई कर दो, दैट्स इट। कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को कि कैसे स्ट्रैटेजी करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तुमको खुद से पता है। और हर किसी की स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो, ठीक है, तो हो सकता है तुम लोगों की स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो, तो तुम्हें तुम्हारी स्ट्रैटेजी पता है। हर किसी का एक ऐसा चैप्टर होता है जो उनको बहुत ज्यादा अच्छे से आता है, हर किसी का एक चैप्टर ऐसा होता है। ठीक है, सो व्हाट वी गॉट इज कि दोस्त, अच्छा एक एक मुझे आप स्टैंडर्ड बता दो ना कि बायो में मान लो मैं मान लो मैं 10th से 11th में आया हूँ, आई डोंट नो अबाउट बायोलॉजी एट ऑल। आप मुझे बताओ, एज ए स्टूडेंट आई एम आस्किंग, स्टूडेंट्स आपके भी, आप में नेता बन गया मैं। आप बताओ आप मैम कि मैं हाउ शुड आई गो फॉर बायोलॉजी, आई हैव नॉट रेड वन लाइन ऑफ बायोलॉजी, मुझे बायोलॉजी का बी नहीं पता। या देखो, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले दो ऑप्शंस आप लोग के पास रहते हैं। एक पर्टिकुलरली जब हम कोचिंग में जाते हैं, किसी भी कोचिंग में, तो टीचर्स का क्या रहता है, फॉर एग्जांपल XYZ जिसका अस्पताल कुछ रहती है कोचिंग्स, तो उनके अंदर क्या रहता है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल वो लोग लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल, एंड उनके मॉड्यूल्स भी उतने ही हाई लेवल रहते हैं, जो मैं आज तक बैठ के रिग्रेट करती हूँ। जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर आपने थ्योरी पढ़ा दी, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपने पास अगर बायो में कोई क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्टली लाइन उठ के आएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आपको पेपर जो है एनसीईआरटी लेवल बनाना है। तो बायो के अंदर पेपर को टफ बनाना, नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट, नहीं सर, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपकी बार तो बायो सबसे ज्यादा दिए। नो नो, नॉट टॉकिंग अबाउट बायो, आई थिंक आप मद्रास हाई कोर्ट वाले स्टेटमेंट को कोट कर रहे हो जिन्होंने, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ, या ओके फाइन। तो देखो बच्चों, उसमें ऐसा था, मतलब लेकिन इस बार नहीं हुआ, इस बार एनटीए बदल गया, तो हम एनटीए पे बेवफा है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते।
नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी भी एनटीए पेपर का लेवल टफ बनाएगी तो वो फिजिक्स को टफ बनाएगी, वो बायो को कभी भी टफ नहीं बनाएगी। ठीक है, सो बायो का इनफैक्ट हर साल उतना ही रहता है। तो तुम ना बेसिकली क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले किसी भी एक टीचर से जो थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस ज्यादा पढ़ाता है उससे जाके पढ़ो। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, जो टीचर एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर ज्यादा ले रहा है उससे ज्यादा पढ़ना, क्योंकि उतना ज्यादा बायो का कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम है, मैं एक एनिमल किंगडम से एग्जांपल लेना चाहूंगी। हम लोगों के पास क्या होता है, एनिमल किंगडम के 4 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर, नीट के अंदर, ठीक है। 4 क्वेश्चन में क्या है, लोग क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आकाश का मॉड्यूल पढ़ने बैठ गए या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ने बैठ गए जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है और बहुत ज्यादा उसकी थ्योरी दी हुई है। तुम लोगों को उस मॉड्यूल को पढ़ने में कम से कम 25 दिन के आसपास लगेंगे, 25 से 30 दिन के आसपास तुम लोग को उसको मॉड्यूल को पढ़ने में लगेंगे। और 4 क्वेश्चंस के लिए, जिसमें एक क्वेश्चन उस मॉड्यूल में से आना था और 3 क्वेश्चन तुम लोगों के एनसीईआरटी में से आना था। ठीक है, तो पहले 3 क्वेश्चंस को फिक्स कर लो। अगर किसी को बहुत ज्यादा ही शौक है कुछ अलग ही लेवल का पढ़ने में, तो वो उधर जाके पढ़ लेना। व्हाट आई सजेस्ट इज, मुझे लगता है कि आपका निचोड़ मुझे पता लग गया, मैं बताऊं। पहले एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पहले एनसीईआरटी बेस्ड जो भी टीचर पढ़ा रहा है उससे जाके पढ़ो। दूसरा तुम लोग को क्या करना है, दूसरा एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। थर्ड स्टेप होना चाहिए पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर आपको पता चलेगा कि ये एनसीईआरटी से आए हैं, लेकिन ये थोड़े से टॉपिक हम लोगों के ये एनसीईआरटी से यहाँ पर नहीं आए हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक हम लोग के पास वहां पर एनसीईआरटी से नहीं है उसको बाहर से पढ़ लो, किसी भी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा बुक से या मॉड्यूल से, सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ो। बार बार नीट के अंदर वही चीज रिपीट करवाई जाती है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग को क्लासेस लगानी है, मेक श्योर ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो तो लाइव क्लासेस अटेंड करना ज्यादा प्रेफर करो। और सर एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, बच्चों को कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं है कि असल में वो उनका बेनिफिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लोग का ट्रस्ट लेवल उस टीचर पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं आखिरी 3-4 महीने पढ़ाने आएंगे बस, और वो आखिरी 3-4 महीने में पढ़ाने लोगों का कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। तुम लोगों को पहले अपना मेंटोर जो है ना वो बहुत ध्यान से चुनने की जरूरत है, बहुत ध्यान से चुन लेना उस चीज को। कुछ आखिरी 2-3 महीने जो आए हैं वो क्रैश कोर्स लेके आए हैं, क्रैश कोर्स से सिलेक्शन नहीं होता है हमेशा। क्रैश कोर्स से ऐसा हो सकता है कि आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग थे, एक वीक था, तो वो वीक सब्जेक्ट आप उठा जाओगे और फिर सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट लास्ट के 3 मंथ में पढ़ के और फिर तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। साल भर अभी से मेहनत करनी पड़ेगी और अभी इतना टाइम है कि तुम लोग इजीली कर सकते हो। राइट, सो अभी जस्ट क्या निकला यहाँ पे, देखो बायोलॉजी सब्जेक्ट एज सजेस्टेड बाय मैम कि देखो पहले ना एक लेक्चर देख लेना। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ लेक्चर में क्या होता है ना, जब एक टीचर लेक्चर डिलीवर करता है तो उसमें बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा होता है, वो एनसीईआरटी देख रहा होता है, वो डिफरेंट बुक्स की चीजें उठाई होती है जिससे आपकी सुनने समझने की जो शक्ति है वो आसान हो जाए। सो लेक्चर में बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है और आसानी से समझ आ जाती है। सो लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है। सो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर देखिए, बहुत हाई फाई लेक्चर मत देखिए, ठीक है, पहली बात। उसके बाद उसी को समझने के लिए, चूंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है, सो उसी को समझने के लिए बेटा एनसीईआरटी को रीडिंग कर लीजिए, ठीक है ना, तो वो आसान हो जाएगा लेक्चर देखने में। खोल के भी जाओ, बायो के एनसीईआरटी लाइक हर टाइम तुम्हारे हाथ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो डू इट मल्टीपल टाइम्स, 2-3 बार 4 बार मल्टीपल टाइम्स करते जाओ। 2-3 बार बायो की एनसीईआरटी नीट से पहले कम से कम डबल डिजिट में हो जानी चाहिए, कम से कम डबल डिजिट, 10, 12, 15 बार आप इसको पढ़िए, ठीक है, बायो तो एटलीस्ट। एंड पीवाईक्यू करिए। आई थिंक दिस इज फेयर इनफ। मतलब मेरे को अगर एज ए स्टूडेंट देखो बच्चों अगर समझना हो तो आई थिंक दिस इज फेयर इनफ। मैं लेक्चर पढ़ूंगा, लेक्चर से मुझे काफी चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो लेक्चर से मैं मैप कर लूंगा, तो दिमाग में भी वो मैप हो जाएगा चीजें, ठीक है। एंड देन पीवाईक्यू कर लूंगा तो सारी चीजें एक बार थ्योरी हो गया, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो बुक करना चाहें, जो भी मॉड्यूल करना चाहें, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। यस, मॉड्यूल वैसे बायो में इतना कोई ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आई थिंक फॉलो जो एनसीईआरटी बेस ज्यादा है। यस, आई थिंक दिस विल हेल्प, मतलब मैक्सिमम। एंड प्लीज मेक श्योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना देख रहे हो, क्योंकि इतने महान तुम लोग नहीं हो कि तुम लोग बहुत अपना खुद से शेड्यूल बना के डेली फॉलो कर सकते हो। लाइव सेशंस अटेंड करोगे तो लाइव सेशन से क्या होगा, टीचर के साथ तुम भी रेगुलर रहोगे।
सो मेक श्योर। अब देखो फिजिक्स में ऐसी चीज है जो एनसीईआरटी नहीं कर रहे या करें, क्या है मैं बताता हूं। देखो मैंने बात करी है इससे पहले, सेशन से पहले मैंने फिजिक्स के टीचर से बात की, ठीक है ना, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे बात की, वो पटना में पढ़ाते हैं, तो दोस्त से बात की तो उन्होंने बताया कि नीट 2020 का जो पेपर था वो एनसीईआरटी बेस्ड था, मतलब वो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बाहर वाले क्वेश्चन से पूछ लिया गया था। सो इस बार भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, और इस बार क्वेश्चन का लेवल वही था, कैलकुलेशन ज्यादा था। व्हाट आई मतलब जो आजकल समझ में आया है वो यही है कि दोस्त कैलकुलेशन ज्यादा हो गया था, और उसका ही पेपर अच्छा हुआ है जो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गया है। जो अगर केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया था उसका अच्छा नहीं हुआ है, तो जो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया था उसका हो गया है। सो देखो फिजिक्स में तो देखो ये तो करना ही पड़ेगा, लेक्चर फ्रॉम एनी ऑफ द टीचर यू रिक्वायर। अनअकैडमी पे ये फ्रीडम है, जिससे भी पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात दोस्त, अगेन मैं वही बोलूंगा, लेक्चर में जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो पाए उनको पकड़िएगा, ठीक है। लेक्चर में हर टाइप के क्वेश्चंस आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, लेक्चर हो गया, उसके बाद दोस्त आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस कोई भी आपका एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए। थर्ड थिंग, पीवाईक्यू करना मत भूलिए। आई थिंक फेयर इनफ है जो फिजिक्स में आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बेस्ट टीचर्स यू हैव ऑन अनअकैडमी, तो आप किसी भी अनअकैडमी टीचर से, मतलब इंडिया के बेस्ट टीचर्स ऑन अनअकैडमी तो है ही, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और केमिस्ट्री में क्या सोचते हो, कौन अच्छे हैं? मैं थोड़ा अपनी बड़ाई करवा लूं क्या? ठीक है, सो आई थिंक केमिस्ट्री में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, तो यहां पे हमने आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन किया है कि क्या एक स्ट्रैटेजी रहना चाहिए फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी एंड फिजिक्स की। मैम एक बात बताओ, बच्चों को टेस्ट कितना देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, कैसे कैसे देना चाहिए, एंड व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स आपने क्या फेस किया, आपने क्या गलतियां की, आपने क्या सीखा, वो हमारे बच्चों को प्लीज बता दीजिए। अभी का जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीक में एक टेस्ट इज मस्ट, दैट्स इट। फाइन। लास्ट में आप पहुंच जाते हो अपने लास्ट के 2-3 महीने पे, तो उस टाइम पे वीक में 2 टेस्ट इज मस्ट। अच्छा, मतलब एवरी संडे टेस्ट होना चाहिए इनका? ठीक है, एवरी संडे टेस्ट, फुल सिलेबस, मतलब 720 नंबर वाला है ना? चलो ठीक है, उसके बाद टेस्ट तो हो गया इनका, रिवीजन भी हो गया, और क्या करना चाहिए इनको? मैं एक ही चीज इनका हमेशा सजेस्ट हाँ करती प्लीज। हूँ, और वो हमेशा सजेशन मेरा रहता है, स्टडी फॉर द लास्ट मंथ। फॉर एग्जाम्पल आपने आज मान लो कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर मैंने उठाया, मैंने वेक्टर्स उठा लिया फिजिक्स का, आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, आपने 1000 क्वेश्चन लगा लिया, आपको इतना अच्छे से आ गया, आपका फुल मार्क्स आ रहा है। आपने साल भर रिवाइज नहीं किया, और या फिर उसके नोट्स इतने बड़े बना लिए कि लास्ट मंथ में आपके पास टाइम है ही नहीं कि आप उसको रिवाइज कर पाओ। तो हमेशा जब भी पढ़ाई करनी है तो इस हिसाब से सोच के उस चैप्टर को पढ़ना कि क्या इतना टाइम मैं बना पाऊंगा कि लास्ट मंथ में इसको रिवाइज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अभी साल भर की जर्नी जैसे तैसे करके निकल जाएगी, लेकिन जो लास्ट मंथ का प्रेशर आएगा ना, वो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो हमेशा इस हिसाब से पढ़ना कि आखिरी एक मंथ में मैं हर चीज को पूरा का पूरा रिवाइज कम से कम 2 बार कर पाऊं। आखिरी महीने में कम से कम 2 रिवीजन पूरे सिलेबस की मारनी पड़ेगी आपको, जो एक अप्रोक्सीमेटली 20 दिन में हो जानी चाहिए और एक अप्रोक्सीमेटली 10 दिन के आसपास में हो जानी चाहिए। ओके, सो जो यहाँ पे अभी मैम ने फोकस किया है वो ये है कि आपको हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। इनफैक्ट हर चैप्टर को मैं कहता हूँ कि 4-5 पन्नों में ले आओ ना यार, ठीक है ना? एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि शॉर्ट नोट्स की जगह मैं फोकस करती हूँ फॉर्मूला नोट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स है तो उसके फॉर्मूला नोट्स बनाओ, लेकिन शॉर्ट नोट्स चैप्टर के मत बनाओ। क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ? शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, उसकी जगह क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारे नोट्स हैं उनमें एक हाईलाइटर ले आओ अलग सा, सब कुछ रंगने मत बैठ जाना, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से रंग देना। अब क्या होगा, जब भी तुम लोग पढ़ाई करने बैठोगे, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट संडे को टेस्ट है, तो तुम अगर सिर्फ शॉर्ट नोट्स लेके बैठोगे, सिर्फ शॉर्ट नोट्स को पढ़ने बैठोगे, तो वो शॉर्ट नोट्स पढ़ के चले जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास बुक हाईलाइटेड होगी तो उसके अंदर क्या होगा, हाईलाइट के साथ में ऊपर नीचे भी थोड़ी बहुत नजर चली जाती है। और
हम लोगों के एक चैप्टर को अलग अलग जगह पर, मतलब फॉर एग्जांपल पहले मैंने अपने नोट्स बनाए, फिर मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर मैंने उसकी बुक भी पढ़ी, तो अब क्या होगा, इतनी सारी पिक्चर्स मुझे नजर आ रही है और एक पिक्टोरियल मेमोरी भी तो स्टडी मटेरियल को जितना हो सकता है लिमिट कर दो, इस चीज के ऊपर फोकस करना, स्टडी मटेरियल जितना हो सकता है कम करने की कोशिश करना, कम करने की कोशिश करना, बिल्कुल। तो ये हो तरह गया की आपके पास मेमोरीज होती है, एक देख के याद होता है, एक सुन के याद होता है, एक बोल के याद होता है। तो बोल बोल के पढ़ो, जब टीचर बोल रहा है तो साथ साथ रिपीट करते रहो, और साथ में जब देख के पढ़ोगे तो जितनी कम बुक होगी उतना ज्यादा बेटर आपकी पिक्टोरियल मेमोरी जो फिक्स रहेगी। अगर तुम लोग को याद हो, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों का बोलूं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ये पर्टिकुलर वर्ड एल्गी कहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब तुम लोग इजीली बता सकते हो कि अपने पास प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी कहाँ लिखा है, तो तुम इजीली बता सकते हो कि अपने पास यहाँ पे इस पेज के ऊपर यहाँ पे था। तो एक पिक्टोरियल मेमोरी की वजह से भी काफी सारी चीजें याद रहती है। तो इसीलिए ज्यादा स्टडी मटेरियल नहीं, उसके नोट्स बना रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं, 2 घंटे लगा के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, नहीं वो नहीं, छोटे छोटे से माइंड मैप्स बना सकते हो, अपने टॉपिक लिख सकते हो, सिर्फ टॉपिक लिखो, आइज क्लोज करके रिवाइज करो इस टॉपिक में क्या 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 था। सर बायो के अंदर लाइक हम लोग ऐसे ही करते हैं, कल बायोटेक्नोलॉजी में किया था, तो हमने क्या किया कि जितना भी मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया उसके सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर वाले पॉइंट्स जो हैं एक साथ में लिख दिए, और अब हमने बाकी पूरी किताब बंद कर दी और क्या किया, उन सारे पॉइंट से हेडिंग से हमने रिवाइज करना स्टार्ट करा कि दिस वाज द हेडिंग, चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो वो पूरा पॉइंट ऐसे रिवाइज हो जाता है। फैंटास्टिक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ कि बैकलॉग का क्या करें, बच्चे बहुत परेशान है, ऐसे बैकलॉग ही लिखे जा रहे हैं। बैकलॉग मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर नहीं आ रहा है बैकलॉग का क्या करें, भूल जाओ कि मेरे पास बैकलॉग है, क्योंकि हम लोग पता क्या सोचते हैं कि बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, अब आज आपने पढ़ाया, अब आज के चक्कर में पता है क्या करने बैठेंगे, ये पिछला 10 दिन पहले का लेक्चर का बैकलॉग सोच के उसको पहले पढ़ने बैठेंगे, और आज के लेक्चर को भी बैकलॉग बना देंगे, फिर कल बैठेंगे, फिर कल के लेक्चर को भी बैकलॉग बना देंगे ना, उनका पिछला बैकलॉग भी कवर नहीं हो पा रहा है और नया मटेरियल जो है वो बैकलॉग बनता जा रहा है, पिछला लेक्चर जो है वो जो छूट गया तो छूट गया, अब उसको करने बैठते हैं तो इनको डबल टाइम लगता है, और आज का लेक्चर भी छूट जाता है, ये भी बैकलॉग बन जाता है। तो आज यहाँ पे भी स्टेज पे भी खड़े हो, पुराना जितना भी हो गया है भूल जाओ, जितना भी हो गया है सब कुछ उससे पहले का भूल जाओ, सोचो आज तुमने बिल्कुल स्टार्ट किया है, अब इसको बिल्कुल फॉलो करते रहो। अगर किसी दिन 1 घंटा मिलता है तो उस घंटे में थोड़ा सा कंप्लीट कर लो, किसी दिन कभी भी कोई भी जरा सा भी टाइम निकलता है उस टाइम पे कवर कर लो, अदरवाइज अब कई लोग क्या सोचेंगे, मेरा तो 1 घंटा निकलता ही नहीं, कोई बात नहीं, जैसे ही तुम लोगों का सारा सिलेबस आज से लेके नेक्स्ट आने वाला जितना भी सिलेबस है ये खत्म हो जाए, उसके बाद 10 दिन दे देना, जितना भी बैकलॉग बचा है सारा हो जाएगा। तुम सोच लो कि तुम्हारा सिलेबस 1 फरवरी को नहीं 10 फरवरी को खत्म हुआ है, ये डिफरेंस आएगा बस। तो इसलिए वो बैकलॉग सोच के उसके चक्कर में अभी का प्लीज बर्बाद मत करो। और अभी इनको काफी इनको इनसाइट्स मिल गए हैं। व्हाट आई एम आस्किंग अप फॉर, अभी लास्ट में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी व्हाट आर योर ऑनगोइंग कोर्सेज, अभी क्या चला रहे हो आप, क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? लाइक मैंने तो जस्ट स्टार्ट किया है अभी बायोटेक का, ग्रेट, या सिर्फ बायोटेक का 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ है और फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अभी जस्ट इसके बाद मेरी क्लास ही है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लाइक आई गेस कि सभी लोगों को याद हो जाता है क्लास में, मैं फोकस करती हूँ क्योंकि बायो जब मैं खुद से पढ़ती थी ना टीचर से, तो मुझे ऐसा होता था यार बायो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, तुम लोग क्लास में याद करा दो, हमारे पास केमिस्ट्री फिजिक्स का कम झंझट रहता है क्या। तो मेरा फोकस रहता है कि हम लोग थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव, मजेदार और मतलब हंसा के मैं पढ़ाऊं, ताकि इनको ऐसा लगे कि चलो बायो में आके तो एटलीस्ट सारे जिंदगी की टेंशन खत्म, पे बैठ के हंसते हैं, याद करते हैं, सब कुछ बैठे बैठे यही पे याद हो जाता है। और लाइक साथ के साथ टेस्ट भी चल रहा है, तो काफी सही चल रहा है। 5 दिन के अंदर हम लोग पूरी बायोटेक खत्म होने वाली है, इसके बाद 7 डेज का फिर हम नया चैलेंज लेंगे इकोलॉजी का, तो हम चैलेंज वाइज करते हैं कि 5 डेज बायोटेक्नोलॉजी चैलेंज, देन 7 डेज इकोलॉजी चैलेंज, ये वाला कर रहे हैं। सुपर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने बेसिक्स कंप्लीट किया है, कल मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहा हूं। एवरी डे सुबह 8 बजे मैं स्टार्ट हो जाता हूं, अपने दिन को स्टार्ट कर देता हूं और आपके साथ ही स्टार्ट करता हूं। स्पेशल क्लास पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे विशाल तिवारी _30 नाम से फॉलो कर सकते हैं, विशाल तिवारी _30, कोई भी स्पेस के साथ नहीं, सारे स्मॉल लेटर्स विल फॉलो। एंड रखिदा मैम को तो आप
फॉलो कर लीजिए। रक्षिता सिंह _007 ऐसे ही कुछ 07 okay, Rakshita Singh _07, so you can follow her on _Singh 07 Rakshita _Singh 07. Why so complicated? But it's ठीक है। तो रोज हम आयुवेसी, कल हम ऑर्गेनिक में स्टार्ट कर रहे हैं। मैम आज ही जस्ट इसके 15 मिनट बाद मैम का एक बायोटेक्नोलॉजी its applications एंड इट्स एप्लीकेशंस का लेक्चर नंबर 1 है। yeah सो इफ यू वांट टू स्टार्ट, खत्म भी हो जाएगा और कल खत्म भी हो जाएगा, दैट्स ग्रेट। 2 दिन में आप चैप्टर निपटाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, enough for that chapter फैंटास्टिक। सो थैंक यू सो मच। एक और चीज सर, लाइक काफी या लोग प्लीज टाइम टेबल और पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द हाँ टाइम टेबल। सो गो अहेड। अकॉर्डिंग टू मी द टाइम टेबल शुड बी लाइक अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे का स्टडी, सेल्फ स्टडी इज मिनिमम। लेकिन अब इतना टाइम बचा है कि अब वो टाइम आ गया कि अब आपको अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे की सेल्फ स्टडी के आसपास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, अपने आप को 30 मार्क समझने की कोशिश करेंगे और वो कल ही बैठ के 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि स्टार्ट करो। 8 घंटे से शुरू ना, अभी तक कुछ भी पढ़ाई ना की हो तो प्लीज थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। एंड सर एक और जो चीज मुझे सबसे बड़ी इनकी गलत लगती है, ऑनलाइन के अंदर इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने टीचर इनके पास हैं, तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, बायो की ही, मुझे एक लड़का आके क्या बोल रहा है कि दी बायो का ना शायद प्लस पे किसी टीचर का वो पर्टिकुलरली कोर्स देख रहा है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली। तो वो कह रहा है कि उन सर की क्लास होती है, उसके बाद फिर आपकी क्लास लगानी होती है, सर का टेस्ट होता है, फिर आपका टेस्ट भी देना होता है। मैंने कहा भाई तू 6 घंटे जब बायो की सिर्फ क्लास को दे रहा है तो तू फिजिक्स केमिस्ट्री कब पढ़ रहा है? तो तू सर से पढ़ रहा है, जब सर से तुझको सब कुछ समझ में आ रहा है तो फिर तू मुझसे क्यों पढ़ रहा है? या फिर मेरा जब तुझको सब कुछ समझ में आ रहा है तो तू सर से क्यों पढ़ रहा है? तो यू नीड टू लाइक डिसाइड, यू नीड टू फिक्स, बस ये एक चैप्टर और ये दैट्स इट। और यार एक और चीज, घंटों घंटों टीचर्स के साथ बैठ के बस प्रैक्टिस मत करते रहा करो। दिन में 4 बायो के लगा रहे हैं, ये भी देखा है सर मैंने। बायो के प्रैक्टिस सेशन 4 लगा रहे हैं, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का मतलब राम नाम सत्य हो चुका है। प्लीज हर चीज को इक्वल टाइम दो, सिर्फ नहीं दिलवाएगी। 720 में से 650 से नीचे वाला तो नॉकआउट है। अब इतना कंपटीशन हो चुका है, तो हर सब्जेक्ट को उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा फोकस जो है वो फिजिक्स के ऊपर रखो कंपैरेटिव। वो तुम लोग को नहीं आता है और उसमें तुम लोग का बेड़ा जो है वो गर्क होने वाली बात है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, वो ये बोलती हूँ कि नीट की जर्नी इज नॉट ऑल अबाउट स्टडिंग ऑल द टाइम, इट्स ऑल्सो अबाउट डेडिकेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट द तड़प जो तुम्हारे दिल के अंदर है। याद रखना, अगर तुम सर को या मुझे या किसी भी पर्टिकुलर XYZ पर्सन को उल्टा बोल के जा रहे हो, ठीक है, किसी के बारे में भी कुछ भी गलत लिख के जा रहे हो या किसी को भी डाउन फील करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखना कि ये जो कर्मा है ना, ये वापस आएगा। सर मैं आपको अपना थोड़ा सा जर्नी से ये चीज रिलेट करवाती हूँ। जब मैं अपनी 11th-12th क्लास में थी तो मैं थोड़ा सा इमेच्योर थी एंड मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा उल्टा बोल दिया करती थी उस टाइम पे। पापा मुझे कहते कि ऐसे कर ले, क्यों, मैं अपने आप कर लूंगी। लेकिन जब मैंने ड्रॉप किया तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि जो वो आशीर्वाद होता है ना, किसी के दिल से निकली हुई दुआ, सच में दिल से निकली हुई दुआ, तो वो भी बहुत मैटर करती है। जो लक फैक्टर मैटर करता है, क्योंकि 581 वाले का एक का एडमिशन हो जाता है, 581 वाले का ही एडमिशन नहीं हुआ। राइट, 581 वाले ने कोई गलती नहीं की थी। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना कि हमेशा जो कर्मा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू एवरीवन। कभी किसी को गलत मत बोलो, किसी के साथ भी गलत मत करो। ये नीट के लिए जरूरी नहीं है, ये चीज लाइफ के लिए जरूरी है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ अच्छा कर, मेक श्योर कि आप उनके साथ अच्छा कर रहे हो। कभी किसी के साथ गलत मत करना। और पूरी नीट जर्नी में ना किसी को आइडियल मानना, ना किसी को अपने से ऊपर मानना, सिर्फ मेंटोर मानना, लोगों पे ट्रस्ट करना। लेकिन ऐसा ना हो कि हम ये मानने बैठ जाए कि ये मुझसे ऊपर है। कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि उससे उसको जैसे ही तुम ऊपर मानोगे तो तुम उसको ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट करोगे। और जैसे ही किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट किया तो वो तुम्हारा कहीं ना कहीं गड़बड़ करवा सकता है, क्योंकि हर कोई अपने आप में यूनिक है। हर कोई अपने आप में यूनिक है। अपनी स्ट्रैटेजीज डिसाइड करो, अपने हिसाब से काम करो, पूरे फोकस के साथ काम करो। एक वो ना तड़प होनी चाहिए,
दिल के अंदर तड़प रखो और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अपनी पेरेंट्स की करो, दैट्स इट। वो जो पेरेंट्स इतने सपने लेके बैठे हैं ना यार, तुमने कहा ड्रॉप, पता नहीं मैक्सिमम लोग ड्रॉपर्स होंगे जहां तक मुझे लगता है। तुम बोला कि ये अपना हमें ये दिलवा दो, हमें यहाँ सिलेक्शन लेना है, हमें ये करना है, वो करना है, वो लोग हर चीज कर रहे हैं तुम्हारे लिए। सो प्लीज यार, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे तो प्लीज उनके लिए पढ़ लो। उन्होंने एक छोटा सा सपना तुम्हारे लिए देखा है, ये 6 महीने हैं, इस 6 महीने में डिसाइड कर लो जो डॉक्टर प्रीफिक्स तुम्हारे नाम के सामने लगेगा, जिंदगी भर के लिए लगेगा, ये याद रखना। सिर्फ 6 महीने वर्सेस पूरी जिंदगी का डॉक्टर वर्ड। अब तुम लोगों के ऊपर है कि तुम्हें 6 महीने वो करना है या फिर पूरी जिंदगी के लिए वो प्रीफिक्स खो देना है। लाइक मुझे तो हमेशा ऐसे होता था कि बस कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये डॉक्टर वर्ड मेरे नाम के सामने लगता लगता निकल जाए। मैं हमेशा यही, मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी। और दूसरा, जब मैं बहुत ज्यादा फोकस होकर पढ़ना स्टार्ट किया था फरवरी के अंदर, तब उस टाइम पे मेरे अंदर आई थी, वो ये आई थी कि नीट देके जिस दिन मैं निकल रही होंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी अपने पेरेंट्स को, क्या जवाब दूंगी मैं उन रिलेटिव्स को जिनसे ताने लेके मैंने ड्रॉप किया था, जो ये सोच रहे हैं कि वो क्या कर रही है, कितने मार्क्स आएंगे, जो पूछेंगे उनको मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। दैट लिटरली मोटिवेटेड मी। और जितना हो सकता है सोशल मीडिया से प्लीज दूर रहो। और एक और होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर बहुत खतरनाक मोटिवेशन आएगा, आग आएगा काम करने के लिए कि नहीं बस फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको रूटीन में डालना पड़ेगा, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हर टाइम आप मोटिवेटेड नहीं रहने वाले हो पूरी जर्नी में, कभी इतना लो फेज आएगा, लेकिन फिर ग्राफ को ऊपर लेके जाना, हमेशा ग्राफ ऐसे नीचे गिरेगा, फिर एकदम वो करना, उससे क्या होगा ना, एवरेज का आ जाएगा और तुम्हारा सिलेक्शन। इस चीज को याद रखना, ठीक है। जितना ज्यादा हो सकता है अपना अच्छे से काम करना। और जब मैं नीट दे के निकली थी तो मेरा जब ड्रॉप ईयर था, तो मैं नीट दे के जब निकली थी, मैं पूरे अपने सेंटर से सबसे बाहर, सबसे पहली मैं थी जो सबसे बाहर निकली थी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया आ गया था कि मेरा सिलेक्शन शायद हो जाएगा। मैं जब निकली, मेरी मम्मा सामने खड़ी थी, मैं उन तक पहुंची नहीं कि मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। वहीं पे लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मम्मा वाज लाइक कि क्या हो गया इसको। मम्मा को लगा कि इसका पेपर इस साल फिर से गया, इसका गया 1 साल और मैं रोते रोते बोल रही हूँ अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वो वाली जो खुशी होगी ना तुम्हारे चेहरे पे, जब मैं अपने पेरेंट्स पापा को कॉल करके मैंने कहा कि मेरा पेपर अच्छा हो गया, तो उस टाइम पे माय पापा वाज लाइक, पूछ रहे थे कितने मार्क्स बने। हम लोगों के टाइम पे इतने मार्क्स पे हो जाता था, तो उस टाइम पे मैंने जब टेस्ट सीरीज से मिला है तो मैंने कहा 610। मेरे पापा कहते चल झूठी, क्योंकि मेरे कभी भी टेस्ट सीरीज में मार्क्स बने ही नहीं थे 610। मेरे हाईएस्ट स्कोर वाज 581 सीरीज के अंदर। तो जब मैंने पापा को बोला 610, तो पापा कहते चल झूठी। मेरा भाई कहता बायो में कितने बने, मैंने कहा बायो में 320। तो कहता हट झूठी, ठीक है। तो उन्होंने भी विश्वास नहीं किया था। और याद रखना, वो जो खुशी हो गई, ये जितनी भी तुम आज मेहनत कर रहे हो, ये सारी मेहनत तुम्हारी वापस आएगी। ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सब याद आएगा तुम्हें। जर्नी जो है ना, ये बहुत लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज तक मैं ऐसे फील करती हूँ कि वो जो मैंने मेहनत करी थी ना, शायद जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करी थी। तो अपने आप को इतना पुश कर देते हैं, जितना तुम्हारे अंदर है ना, जितना तुम्हारे अंदर दम है, मतलब वो सारा का सारा दम लगा दो। देख लो तुम्हें सर जब लाइक उन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, आई डोंट थिंक सो वो तब उतना, सर आई एम लिटरली सॉरी, शायद उतना उस टाइम पे सीरियस नहीं थे जितना अब तुम लोगों के लिए सीरियस है। तो अगर वो हो सकते हैं, वो भी आपसे कोई ज्यादा बड़े नहीं है, ही इज लाइक अभी 25 के होने वाले हो आई गेस, राइट। तो 4-5 साल, 5 साल का गैप, 6 साल का गैप, किसी से 7 साल का गैप मैक्सिमम, तो 7 साल बाद मेहनत करनी पड़ेगी या अभी मेहनत कर लो, डिसाइड कर लो। तुम लोगों को डिसाइड करना है। अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर पढ़ाई किसी के लिए करनी है ना लाइफ में, अपने पेरेंट्स के लिए करना। कोई भी दोस्त तुम लोगों का होगा ना, कोई भी दोस्त होगा, उसको तुम कोई बात बताओगे, आज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, कल को तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा, वो जाके किसी और को बता देगा। तुमने कोई भी कांड किया, तुम अपने पेरेंट्स को बताओगे, तो वो चाहे तुमसे कितनी लड़ाई हो जाए, वो किसी बाहर वाले को नहीं बताएंगे। वो तुम्हारे लिए लिटरली बहुत केयर करते, चाहते हैं तुम कुछ करो, तुम कुछ बनो, ठीक है। याद रखना इस चीज को प्लीज। आपने मेरा एज बता दिया इनको। आई ऑलवेज, मतलब मैं इनको हमेशा कंफ्यूजन में रखता हूँ। मैं इनको बता के चलता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। सो ये क्या होता है ना, ये समझते हैं अरे आप तो मेरे से बस इतने ही बड़े हो,
So like इनको हमेशा थोड़ा सा सुपीरियर में बन के दिखाता था इनसे। अब आपने I don't think so कि एज मैटर्स। वो जो आपका वो है नॉलेज है वो मैटर करता है, एंड वो आप में इतना है कि हम लोग तो लाइक उसके सामने स्टैंड भी नहीं करते हैं। या राइट। बच्चों आज संडे है, थिंक ऑन योरसेल्फ, थोड़ा सा अपने ऊपर सोचना, सर सबसे बेस्ट क्या करेंगे ये सेशन देखने के बाद पता है क्या करेंगे? ठीक है, कल से मैं 100% जुट के काम करना स्टार्ट करूंगा, बस यही हमारा। आप आज के 2 घंटे 3 घंटे कर लो ना, 9 बजे बैठते हो या 10 बजे बैठते हो, काम करना स्टार्ट करो भाई, काम 10 से 12 बैठ जाओ या 9 से 12 बैठ जाओ। मेरा 5 तक कल आया नहीं है, तुम्हारा पता नहीं आता है कि नहीं आता है। Right, friend. So I think so we are done with this, and we had a fantastic session with you, ma'am, Rakshita ma'am. Thank you so much for coming. Thank you so much for joining, and thank you so much for enlightening us so much. And guys, you have been so kind. This is Vishal Tiwari. Thank you so much for watching this video. If you like this, do share, and if you मतलब like it very much, तो क्या बोलता हूँ इसको, नीचे कमेंट रिव्यू जो भी कर सकते हो कर देना। थैंक यू। होता है, और एक मैं जाते टाइम बस ये बोल के जाऊंगी, थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग, बिकॉज आज हम लोग भी कुछ हैं की वजह से है। यहाँ पे ऑनलाइन में इतने लोग हैं, लेकिन अगर आज हम थोड़ा बहुत भी कहीं पे इतना भी डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज जो प्यार आप लोग हमें देते हो, तो आप हो तो हम हैं, वरना हम कुछ नहीं होते। तो लिटरली थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you guys. Thank you for watching. Thank you so much. We'll see you soon. And if you are really interested for the organic chemistry part, we'll see you tomorrow 8 a.m. Every day, fix your time slot for 8 a.m. I'll be present. I'll start your day with you, and I'll make sure कि आपकी organic chemistry सबसे अच्छी हो रही हो. Thank you. Take care, guys. Bye bye.